हरी भरी झाड़ियों, खिले हुए सरसों के खेतों और कच्चे घरों से घिरा छोटा सा गांव धनपुर हमेशा से अपनी शांति, अपनापन और सादगी के लिए जाना जाता था। गांव में प्रवेश करते ही सबसे पहले एक बड़ा नीम का पेड़ दिखाई देता था, जिसकी मोटी शाखाएं गर्मी में छांव देती और बरसात में पक्षियों का बसेरा बनती। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें पेड़ पर पड़ती तो उसके पत्ते हल्की हवा में ऐसे चमकते जैसे कोई हरा पर्दा हिल रहा हो। इसी पेड़ के पास हर दिन बच्चे गिल्ली डंडा, कंचे और कबड्डी खेलते थे। उनकी हंसी पूरे गांव में गूंजती और यही आवाज धनपुर की असली पहचान थी। दूसरी ओर खेतों में किसानों की दिनचर्या चल रही थी। पुरुष हल लेकर निकल जाते, महिलाएं खेत के किनारे से नीम की लकड़ियां और चारा लातीं और कुछ बुजुर्ग तालाब के पास बैठकर हुक्का पीते हुए दिन बिताते। गांव शांत था, पर अपनी ही लय में गतिशील भी। इसी दिन अचानक एक परिचित कदमों की आहट गांव की पगडंडी पर सुनाई दी। ये रमेश था, गांव का लड़का जो काफी महीनों से शहर में काम कर रहा था। रमेश की हल्की नीली शर्ट धूल से थोड़ी मटमैली हो गई थी, लेकिन उसकी मुस्कान में चमक वही। कंधे पर टंगा भूरा बैग उसके थके हुए सफर की कहानी कह रहा था। जैसे ही बच्चों ने उसे देखा, उनके चेहरे खिल उठे। अरे, रमेश भैया आ गए! बच्चे खुशी में उछलते कूदते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। घर पहुंचकर रमेश पुराने आंगन की दीवार के पास बैठा ही था कि बच्चे उसके चारों ओर घिर गए। रमेश ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब में हाथ डाला और पहली बार गांव में स्मार्टफोन निकाला। चमकदार स्क्रीन बच्चों की आंखों में छोटे छोटे सूरज की तरह चमक उठी। भैया, ये क्या है? चलता कैसे है? इसमें फिल्म दिखती है? उत्साह भरी आवाजें एक साथ गूंज उठी। तभी दादाजी धीरे धीरे चलकर आए। सफेद धोती, हल्का सा घिसा हुआ कुर्ता, नाक पर चढ़ा चश्मा और हाथ में लाठी। उनकी उपस्थिति सबको शांत कर देती थी। रमेश ने पहली बार उन्हें वीडियो कॉल दिखाया। स्क्रीन पर उनके बड़े बेटे का चेहरा दिखाई दिया, जो दूसरे राज्य में रहता था। दादाजी की आंखें नम हो गई। अरे, ये तो असली जैसा दिख रहा है, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव रमेश के आसपास इकट्ठा हो गया और हर कोई मोबाइल की स्क्रीन देखकर चकित था। धीरे धीरे मोबाइल गांव में अपनी जगह बनाने लगा। बच्चे जो पहले बाहर खेलते थे, अब घर के अंदर बैठकर उसी मोबाइल में कार्टून देखने लगे। युवक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगे और खेतों की देखभाल कम हो गई। महिलाएं रसोई में रील्स देखने लगीं और दादाजी भी भजन सुनने में समय बिताने लगे। गांव का काम रुकने लगा। खेत सूने पड़े थे, दूध वाला देर से आने लगा और लोग आपस में बातचीत भी कम करने लगे। इसी दौरान आसमान में काले बादल जमा होने लगे, बिजली चमकने लगी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि सभी अपने अपने मोबाइल में खोए हुए थे। लाइव स्पीकर पर बाघ की चेतावनी दी जा रही थी, पर फिर भी किसी ने नहीं सुना। कुछ ही समय में तेज बारिश शुरू हो गई और पानी खेतों में भरने लगा। किसान घबराकर दौड़ पड़े। गांव की गलियों में अफरा तफरी मच गई और लोग घरों से सामान बचाने लगे। बारिश थमने के बाद ग्राम प्रधान ने गांव की चौपाल में बैठक बुलाई। वही लोग जो पहले मोबाइल में खोए थे, अब गंभीरता से प्रधान की बात सुन रहे थे। प्रधान ने समझाया कि मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन उसका अत्यधिक उपयोग जीवन और काम को बिगाड़ देता है। सभी गांव वालों ने अपनी गलती समझी और तय किया कि वे मोबाइल का उपयोग सीमित समय और समझदारी से करेंगे। धीरे धीरे गांव फिर से अपनी पुरानी लय में लौट आया। बच्चे फिर बाहर खेलते नजर आए। किसान मेहनत से खेतों में काम करने लगे और लोग केवल जरूरत के समय ही मोबाइल इस्तेमाल करने लगे। गांव के प्रवेश द्वार पर एक लकड़ी की तख्ती लगाई गई। मोबाइल एक साधन है, जीवन नहीं। यह तख्ती पूरे गांव को हर दिन ये याद दिलाती रही कि तकनीक अच्छी है, लेकिन जीवन उससे कहीं ज्यादा